हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये जो फंडामेंटल राइट टॉपिक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के, और बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है। आप लोगों को ये उसे इस टॉपिक को रट्टा मारनी है और बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि आगे जाकर जितने सारे आर्टिकल्स हैं या फिर जितने सारे इंडियन पॉलिटी है या फिर जितने सारे कोर्सेज हैं लाइक इंडियन गवर्नेंस, जीएस पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप, और बहुत ही याद रख कर पढ़िएगा, बाय हार्ट पढ़िएगा। रट्टा कुछ नहीं मानना है, बस समझना है और याद रखना है। और अब अगर आपको इसको समझकर याद रखेंगे तो बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद आगे जाकर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले और एक बात बता दूं, ये जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बना दूं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, और आप लोगों के लिए देखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, दिमाग में घुसाने के लिए भी बहुत तकलीफ होगी, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं रहेगी। इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज जो पार्ट है उस पार्ट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 14 तक पढ़ेंगे। 15 से 18 में और एक वीडियो बनाऊंगी, और 19 से बाद और एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, पहले देखते हैं राइट्स। राइट किसको कहते हैं? कैन बी डिफाइंड एज द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। एक रीजनेबल क्लेम्स, जिस क्लेम की कुछ रीजन्स होती है, कुछ वजह होती है, जो कि सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड हो। जो क्लेम्स एक पर्सन की, एक बच्चा देखिए, जैसे कि एक बच्चा वो हर एक चीज़ पे जिद्दी करता है, हर एक चीज़ क्लेम करता है, तो उसे उस तरह की क्लेम को रीजनेबल नहीं कहा जाता। तो एक जब आप अडल्ट हो जाते हो, पता चलता है आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोसाइटी के लिए सही है, क्या आपके लिए सही है और क्या दूसरों के लिए सही है। वो सब चीज़ें को ना कुल मिला के जो हर एक इंसान के लिए सही होगा, उस तरह की क्लेम्स जो हो गए, उस क्लेम्स को रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ, उस तरह की क्लेम्स को राइट्स बोलते हैं। ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ राइट्स, कैटेगरी क्या क्या है? पहली जो राइट्स है उसे कहते हैं नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स बेस्ड, status based rights that become available to the individuals by virtue of their birth as human beings। ये ह्यूमन बींग्स जन्म लेते ही जो राइट्स उसको आ जाता है, जो राइट्स उसे मिल जाती है, उसे बोलते हैं नेचुरल राइट्स। सपोज टू बी गिवन बाय नेचर टू ह्यूमन बींग। ये जो राइट्स है वो ह्यूमन बींग को नेचर से मिलती है, नॉट कन्फर्ड बाय लॉ। ये लॉ की तरह कन्फर्ड नहीं है, बट ओनली एनफोर्स्ड बाय लॉ। लॉ की तरह एनफोर्स ओनली किया जाता है, कन्फर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल राइट की। देन सेकेंड में ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट कंसिडर सो फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी, फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी एंड वेल बीइंग दैट एवरी पर्सन शुड पोजेस दिस राइट। ये एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन राइट की, जो हर एक इंसान, हर एक पर्सन के द्वारा पोजेस किया जाता है। दीज आर प्लूरल, यूनिवर्सल and high priority rights that aspire to protect people from severe political, legal and social abuse। जो कि सीवियर पॉलिटिकल, राजनीतिक, लीगल एंड सोशल अब्यूज़ जो होते हैं, जो पीपल, उनको प्रोटेक्ट करता है ये राइट, ये जो ह्यूमन राइट्स है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की राइट, धर्म के जो राइट हैं, राइट नॉट टू बी टर्चर्ड, ये जो राइट है ये सब ह्यूमन राइट्स है। द लीगल राइट्स क्या है? राइट्स दैट एग्जिस्ट अंडर द रूल्स ऑफ लीगल सिस्टम, और जो कि लीगल सिस्टम के अंडर जो राइट्स है, और बाय वर्च्यू ऑफ डिसीजंस ऑफ सुइटेबली ऑथोरिटेटिव बॉडीज विद इन देम। ऑथोरिटेटिव बॉडीज के द्वारा जो लीगल सिस्टम बनाया गया है उसके अंडर जो राइट्स आते हैं उसे कहते हैं लीगल राइट्स, कन्फर्ड बाय स्टैच्यू एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है।
ये आप याद रख सकते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड हो, उस राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। सम आर गिवन स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस क्या है, फंडामेंटल राइट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, व्हाइल अदर्स एंजॉय ऑर्डिनरी स्टेटस ओनली। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या है, ये राइट्स जो कि एक आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉर्नरस्टोन्स माना जाता है इसको। और ये कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पावर आर लेबल्ड पॉलिटिकल राइट्स। जैसे कि राइट टू वोट हो गई, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, इसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है। अब चलते हैं जानते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट एक फंडामेंटल टू आवर लाइफ है, आर गिवन टू स्पेशल स्टेटस। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड नहीं है, इस बट ऑल्सो स्पेशली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये राइट्स को नेचुरल राइट्स भी बोलते हैं। ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट, इसे फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ही एसेंशियल है। एंड ऑल्सो ये फंडामेंटल लॉ इज बिकॉज दे आर गारंटेड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये गारंटेड है, ये जो फंडामेंटल राइट, एंड दे कैनॉट बी टेकन अवे बाय द ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा ये टेकन अवे नहीं किया जा सकता, जो कि ये फंडामेंटल राइट। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट को एनश्राइंड किया गया है पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ये यूएसए से लाया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट की कंसेप्ट है वो यूएसए से बोरो किया गया है। इफ ए फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड, इसको अगर वायोलेट करेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द अफेक्टेड पर्सन, वो आप लोग सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके। अगर वायलेट होंगे, वायलेट आपके होते हैं फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्ट इस जगह पे अपील कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इवोल्यूशन कैसे हुआ चलिए जानते हैं। तो पहला हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, स्वराज बिल आया था 1850 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल पहली बार स्वराज बिल में 1895 में आया था, प्रपोज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, एक्सप्लेन्ड मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया वो एक्सप्लेन किए थे। दिस बिल हाईलाइटेड 3 राइट्स। ये जो बिल थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रपोज किया गया था, ये 3 राइट्स को हाईलाइट कर रहा था, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मतलब जो वोट देने की राइट है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये 3 बिल यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। इसका आउटकम क्या था, ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट, ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। तो सेकेंड क्या हुआ, मद्रास सेक्शन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मद्रास सेक्शन आ गया 1927 में हुआ, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे एम.ए. अंसारी। वो एक रिजोल्यूशन पास किए ऑन स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड व्हाट शुड बी द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास किया गया, वहाँ पे डिफाइन किया गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या लगनी चाहिए, एंड क्या क्या प्रिविलेजेस होने चाहिए पीपल के पास। तो नेहरू रिपोर्ट आ गया 1928 में। वहाँ पे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट के साथ साइमन कमीशन की बहुत ही डीप कनेक्शन है। आप लोगों को पता होगा, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ, जाऊँगी तो बहुत ही लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो आप लोगों को पता करना है कि साइमन कमीशन के साथ नेहरू रिपोर्ट की क्या कनेक्शन रहा हुआ तब तक। तो साइमन कमीशन जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हुआ था इंडिया में। तो उसमें जो नेहरू रिपोर्ट था वहाँ पे डेथ ऑफ लाला लजपत राय भी हो गई थी। तो उस रिपोर्ट के दौरान मोतीलाल नेहरू ने एक डॉक्यूमेंट यूनाइटेड डॉक्यूमेंट लाया, जो कि फॉर यूनाइटेड इंडिया इन द प्रपोज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। ठीक है,
इंडियंस वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कम अप विथ ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार हमारे यूनाइटेड इंडिया के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात किया रखा गया वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो इट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, रिजेक्टेड बाय, वो साइमन कमीशन उसे रिजेक्ट कर दी। तो हियर क्या हुआ, ये जो नेहरू रिपोर्ट है यहाँ पे मेंशन किया गया था एफआर शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियंस। तो फंडामेंटल राइट है, ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए इंडिया की, एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू फॉरफेचर। ठीक है, इट इज कॉल्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडिया इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये यहाँ पे इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए भी बात रखी गई थी, एंड गिविंग प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज, ये बात हो गई रखी गई थी, लेकिन ये सब रिजेक्ट कर दिया साइमन कमीशन ने। तो फिर क्या हुआ, कराची सेक्शन आईएनसी की जो 1931 में बैठी, वहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वहाँ पे बेसिक सिविल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो कराची सेक्शन में बेसिक सिविल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्वालिटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ये सब बातें वहां पे रखी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखनी है, कराची सेक्शन एक ऐसी सेक्शन थे जहाँ पे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बातें रखी गई थी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ये डेवलपमेंट किया गया था कराची सेक्शन में। फिर आया साप्रू कमेटी 1945 में। ये माइनॉरिटीज के इशू को, माइनॉरिटीज के जो इशू हैं, इशू ऑफ माइनॉरिटीज, इनको डील करने के लिए आया था। 30 मेंबर्स की ये कमेटी थी, बट ये नॉट वर्किंग अंडर एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी, कुछ पॉलिटिकल कम्युनिटी का अंडर ये वर्क नहीं कर रही थी। तो 1944 में जिन्ना गांधी जो टॉक हुआ था वो ब्रोक डाउन हो गया था। सपोज टू हैव सिविल वार होने वाला था, लेकिन साप्रू कमेटी एक पीस टॉक अरेंज की। तो ये फंडामेंटल राइट को, डिवाइडेड फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल, ठीक है, और नॉन जस्टिसेबल, ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। जस्टिसेबल वो पार्ट है जो कि जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में इन केस ऑफ राइट इन्फ्रिजमेंट। ठीक है, लेकिन नॉन जस्टिसेबल वो है जो ओनली एडवाइजेबल है, एडवाइजरी इन नेचर है, कैन नॉट फाइल केस। ठीक है, तो उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ठीक है, देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट 1947 में बनी एडवाइजरी कमेटी, जो कि 24 जनवरी 1947 को हेड किया गया बाय वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि इसे फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो इसके लिए दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एंश्राइंड किया गया है, विच गारंटीज देम, कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसको गारंटी करता है। और सेकंड बात यह है, ये जस्टिसेबल इन नेचर है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया कि अगर वायोलेट होता है फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ए पर्सन कैन अप्रोच ए कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो इसका फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है इसका फीचर्स। सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ओनली सिटीजन को लिए अवेलेबल है। आर्टिकल जैसे 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, ये सब ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। द रीजनेबिलिटी ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय एससी। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जब इमरजेंसी लगती है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन के बेस पर देखकर फंडामेंटल राइट्स की रेस्ट्रिक्शन लगाता है टाइम टू टाइम। तो दिस राइट्स strike a balance between rights of the individual and those of the society as a whole। ठीक है, between individual liberty and social control। individual liberty and social control के बीच ये एक
बस बैलेंस स्ट्राइक करता है ये फंडामेंटल राइट्स. मोस्ट राइट्स आर अवेलेबल एगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट बट सम आर अवेलेबल एगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू. कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि स्टेट की एगेंस्ट में एक्शन लेती है और सब कुछ ऐसा है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एगेंस्ट में भी एक्शंस लेती है. सम फंडामेंटल राइट इज नेगेटिव इन कैरेक्टर. ठीक है, वाइल कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव भी है. नेगेटिव जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाती है, वाइल पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स जो कि गवर्नमेंट को मजबूर करती है, गवर्नमेंट को ये बताती है कुछ ओब्लिगेशंस रहनी चाहिए टू टेक मेजर्स. कुछ सोसाइटी के लिए कुछ मेजर्स अगर लेना हो गवर्नमेंट को तो कुछ चीज़ों के लिए वो ओब्लिगेशंस कर सके. और 6 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर. फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हम बहुत बार पढ़ा है. Then Parliament can amend the provisions of the fundamental rights by the way of a constitutional amendment act so long as they do not violate the basic structure of the Indian Constitution. Parliament fundamental right को amend कर सकता है by the way of a constitutional amendment करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है. जैसे कि वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे, उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ये कर सकता है. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स है उसे सस्पेंड किया जा सकता है. एडिशनली फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, आर्टिकल 19 जो है इसको ओनली इमरजेंसी के टाइम पे आप सस्पेंड किया जाता है. डिक्लेयर्ड और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन. युद्ध के टाइम पर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन कुछ हुआ अगर तो उस इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है. द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C. ये जो 3 आर्टिकल है उसके तहत फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगती है. पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ एफआर इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analog service. ठीक है, फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स. मार्शियल लॉ अगर फोर्स में होगी तो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्शन भी किया जाएगा. ओनली पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल ये कई बार एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ चुका है, शॉर्ट MCQ में आ चुका है कि बहुत ही डिफरेंट एग्जाम में भी ये आता है. ओनली पार्लियामेंट के पास ओनली ये कैपेबिलिटी है टू मेक लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. फिर चलते हैं क्लासेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्लासेस क्या क्या है फंडामेंटल राइट की. फंडामेंटल राइट्स आज पार्ट 3 में आप लोगों को पता है इंस्टेंट किया गया है. जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लासेस. 6 क्लासेस में क्या क्या है. राइट टू इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है. राइट टू इक्वालिटी. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22. राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29, 30. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स. ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि राइट टू प्रॉपर्टी भी इसमें थे आर्टिकल 31. लेकिन इसको क्या क्या डिलीट करके 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया 1978 में, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया. तो ये अब हो गया 6 फंडामेंटल राइट. ये 6 फंडामेंटल राइट को क्लासेस को आपको रट्टा मानना है. यहाँ को या आप टेबल पे रख दीजिए या फिर किसी भी तरह आप कोई भी आपको सुइटेबल हो जिस मेथड पे आप याद रखना चाहते हैं याद रखिए. लेकिन ये जो 6 फंडामेंटल क्लासेस है जो क्लासेस है फंडामेंटल राइट्स की आपको एकदम रट्टा मार के याद रखना है.
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंडर में भी कुछ सेक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, हर एक के अंडर में कुछ कुछ सेक्शंस वो दिए गए हैं। इसे भी आप लोग को याद रखनी है। तो चलिए डिटेल्स अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के। जो आर्टिकल पहले हम देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में 12 कह रहा है कि सीक्स टू डिफाइन द स्कोप ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट के बारे में कुछ डिसाइड किया, सॉरी, स्टेट के बारे में कुछ डिफाइन किया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय एनी ऑफ द बॉडीज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे कहा गया है, वो स्टेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कोई भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। बाय स्टेट की जो डेफिनेशन होती है उसको बेस करके कोई भी बॉडीज के द्वारा अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। किस किस को लेकर स्टेट बनी है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये पहली पॉइंट है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर एक राज्य की गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है वो। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, पंचायती राज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बोर्ड्स हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब भी स्टेट्स के अंदर जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट में अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, इस तरह की। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, डज स्टेट इंक्लूड जुडिशियरी? क्या जुडिशियरी को स्टेट के अंतर्गत लिया जाता है? व्हेन द कोर्ट्स परफॉर्म देयर नॉन जुडिशियल फंक्शंस, इसका आंसर यही होगा जब कोर्ट्स उसका नॉन जुडिशियल फंक्शंस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा होगा, ओनली दैट मीन्स ओनली ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। मतलब कोर्ट जब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है अदर देन नॉन जुडिशियल फंक्शंस वाइल डीलिंग विथ एम्प्लॉइज। ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का मतलब क्या है? जब वो एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहा है और वाइल टेकिंग डिसीजन इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी नॉन जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहा होगा तब भी उसको जुडिशियरी को एक स्टेट की दर्जा दिया जाएगी, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आ जाएगी। लेकिन जब जुडिशियरी फंक्शन वो कर रहा होगा जुडिशियरी, तब उसको स्टेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं माना जाएगा। ठीक है। इन द रूपा अशोक हुर्रा, यहाँ पे देखिए रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायोलेटेड by any judicial proceedings and also that Supreme Court of Justice इसका मतलब ये है कि ये जो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि फंडामेंटल राइट को कोई भी जुडिशियली प्रोसीडिंग्स में वायोलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब अदर अथॉरिटीज़ के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? जब ये जो अदर अथॉरिटीज़ है इसको सेवरल जजमेंट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में डिफाइन किया है। जैसे कि देखिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केसेस में मद्रास हाई कोर्ट एक प्रिंसिपल ऑफ एजुस्टेम जनरलिस को बेस किया, जिसका उसमें कहा गया कि जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस कैरी करेंगे, परफॉर्म करेंगे,
वही सिर्फ अदर अथॉरिटीज़ के कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में वो जो स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, लेकिन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड मोहनलाल केसेस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अदर अथॉरिटीज वुड इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोहनलाल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अदर अथॉरिटीज़ है, अदर अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करती है जिसमें जिनको पावर लॉ के द्वारा दिया गया है ऑलरेडी, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैच्यू ऑन होम पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ। ठीक है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैच्यू के द्वारा अथॉरिटीज़ मिला है और पावर लॉ के द्वारा मिला है, उनको ये ज़रूरत नहीं है कुछ गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वो अथॉरिटीज़ इंक्लूड हो सकते हैं अदर अथॉरिटीज़ के कैटेगरी में। इन केस ऑफ आरडी सिटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, द कोर्ट लेड डाउन 5 टेस्ट। ये कोर्ट देन 5 टेस्ट लेट डाउन किया फॉर ए बॉडी टू कंसिडर अदर अथॉरिटीज। वो 5 टेस्ट क्या था, एंटायर शेयर कैपिटल इज ओन्ड और मैनेज्ड बाय स्टेट। ठीक है, वो एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाने वाला मैनेज होना चाहिए। इट एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस। ठीक है, वो अथॉरिटी जो है वो एंजॉय मोनोपोली स्टेटस। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कोऑपरेशन। ठीक है, फंक्शनल कैरेक्टर इज गवर्नमेंटल इन एसेंस, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। ये जो 5 टेस्ट है, ये 5 टेस्ट अगर होगी तो ही एक अथॉरिटी को अदर अथॉरिटी स्टेटस मिलेगा। कोर्ट ने हेल्ड किया जो अदर अथॉरिटी है उनके पास पावर होगी टू इशू द डायरेक्शंस एंड एनी ऑफेंस एगेंस्ट देम इज पनिशेबल बाय लॉ। उनके पास ये वो कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं या फिर कुछ अगर उनके एगेंस्ट में कुछ ऑफेंस हुआ तो ये लॉ के माध्यम से पनिशेबल होगा, आप लोगों को दंड दिया जाएगा कोई भी अगर ऑफेंस उनके खिलाफ करता है। तो हैज़ द पावर टू मेक रूल्स, वो रूल्स भी बना सकते हैं जो रूल्स को स्टैट्यूटरी इफेक्ट भी, जिस रूल का स्टैट्यूटरी इफेक्ट है वो रूल भी वो बना सकते हैं। इन केस ऑफ सुखदेव सिंह एंड भगत राम वर्सेस भगत राम, ये क्वेश्चन कोर्ट में एक क्वेश्चन अराइज हुआ वेदर ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी वुड कम अंडर स्टेट। ठीक है, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है ओएनजीसी, एलआईसी एंड आईएफसी, ये स्टेट के अंडर आता है या फिर नहीं। ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी का फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एलआईसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो 3 कॉरपोरेशन है ये स्टेट के अंडर आता है कि नहीं। द कोर्ट फॉलोड द टेस्ट लेट डाउन। वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की केस को बेस करके उन्होंने कहा कि दीज अथॉरिटीज टू बी स्टेट, ये 3 अथॉरिटीज को स्टेट का मान्यता दिया गया है। अनदर केसेस सावाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केसेस में क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के पास कि काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च जो CISR है ये स्टेट के डेफिनेशन में कैटेगरी में आएगा या फिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CISR नॉट टू बी स्टेट। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को बेस करके ये CISR को मना कर दिया कि ये स्टेट नहीं हो सकता। क्यों? इट इज़ परफॉर्मिंग एसेंशियल स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन एसेंशियल स्टेट फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इज़ अंडर परवेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। बट इन केस ऑफ प्रदीप कुमार विश्वास 2002 जो केसेस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया सावाजीत तिवारी केसेस डिसीजन को, कहा कि CISR अंडर आर्टिकल 12 में CISR को लिया गया। तो नेक्स्ट जी फिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में क्या हुआ, BCCI को स्टेट का मान्यता नहीं दिया गया।
बीसीसीआई भी, तो आप ये याद रख सकते हैं, ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी ये तीनों स्टेट हो गए। फिर सीआईएसआर ये एक स्टेट हो गया, पहले तो उसे स्टेट मान्यता नहीं दिया गया था, फिर मान्यता दिया गया, लेकिन जो बीसीसीआई है वो स्टेट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहती है? इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। कोई भी लॉ बनती है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होती है, फंडामेंटल राइट को अगर लेके चलता है कोई भी लॉ, तो ठीक है, वो उसे माना जाता है। लेकिन कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को डिवाइड होती है या फिर उससे इनकंसिस्टेंट हो जाती है, तो वो लॉ को वॉइड करार दिया जाता है। इस आर्टिकल 13 ये बोलता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। इट प्रोवाइड्स, आर्टिकल 13 में बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं। तो पहली डॉक्ट्राइन हम पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये एक बहुत ही मतलब क्या पावरफुल डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो फंडामेंटल राइट की गार्डियन के हिसाब से माना जाता है। इसको गार्डियन के हिसाब से माना जाता है जुडिशियल रिव्यू। ये इसका पावर क्या है कि वो कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेचर में कोई भी एक्ट बना हो, वो अगर फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं जाता है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो जाता है, वो उसे वॉइड करार कर सकता है, वॉइड या फिर नॉल डिक्लेयर कर सकता है। तो ये है जुडिशियली रिव्यू। तो ये यूएसए में एमर्ज हुआ था आज एक इम्प्लाइड पावर ऑफ जुडिशियरी। किस केस में? मार्ब्यूरी वर्सेस मेडिसन केसेस में इन 1803। ठीक है, ये यूएसए से एमर्ज हुआ था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, ये जो जुडिशियली रिव्यू की पावर है, इस पावर को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव केसेस में फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। पहले हम पढ़े थे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशरी रिव्यू और सेकेंड डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? ये आर्टिकल 13(1) जो आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज किसको कहते हैं? जो लॉज 26 जनवरी 1950, ठीक है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले जो ब्रिटिशर्स में लॉ बनाया था उसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है, और इसके बाद जो लॉज बनी उसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो 13(1) कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल बी वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फंडामेंटल राइट। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि आगे फॉरवर्ड होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कुछ वॉइड कर दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होते हैं। हाउएवर, लेकिन सच ए फंडामेंटल राइट, देखिए, फंडामेंटल राइट सच ए फंडामेंटल राइट व्हिच एक्लिप्स द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। एक्लिप्स मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता होगा सोलर एक्लिप्स होता है, हमारा शैडो कर लेता है पृथ्वी को, वैसे ही एक्लिप्स के मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्लिप्स कर रहा है, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो एक्टिव नहीं होगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ है लॉ जो एक्टिव नहीं है, उसको फंडामेंटल राइट ने एक्लिप्स करके रखा हुआ है, अगर वो केसेस में फंडामेंटल राइट की अमेंडमेंट होती है और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि एक्लिप्स के अवस्था में है, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, तो वो अगेन एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि हमारे एक्लिप्स जब होता है, क्या होता है, जब एक्लिप्स होता है कुछ देर के बाद एक्लिप्स घट जाता है तो हमें फिर से सूर्य या फिर चंद्र दिखाई देती है। तो उसी तरह से अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट होने के बाद अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, तो वो जो इनवैलिड के स्टेट में थी वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है,
13(1) यही कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यही स्टेट करती है। ठीक है, सच ए लॉ इज सेड टू हैव कम आउट ऑफ द एक्लिप्स कॉज्ड बाय द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये जो जजमेंट है वो भिकाजी नारायण केसेस 1955 में दिया गया था। लेकिन गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 में जो केसेस आई एंड दुलारे लोध वर्सेस एडीजे कानपुर, ये जो 1984 में केसेस से आई, ये जो दो केसेस है, इस दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दोनों लॉ में काम करेगी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, के पुनाचा एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2010 में एक केसेस आई, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये ओनली आर्टिकल 13(1) के तहत ओनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ये अप्लाई होगी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल पकड़िए आप, स्टेनर। एक स्टेनर का काम क्या होता है कि वहाँ पे आप जितने सारे चीज़ें डालते हैं, अच्छा चीज़ें ऊपर रह जाता है, नीचे आ जाता है, और जो कंकड़ होता है, बहुत सारे ख़राब चीज़ें होता है, वो सिप में रह जाता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी वो इस तरह से ही काम करती है। कैसे? If any legislature passes a law that violates any provision of the constitution, एक लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना ली, लॉ पासेस कर दी, लेकिन उस लॉ में कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे, जो क्लॉजेस होंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को के एग्नेस्ट में जाते हैं, वही सिर्फ क्लॉजेस, वही सेक्शंस वो सब वॉइड हो जाते हैं, बाकी लॉ अलग सारे लॉ वो पासेस हो जाते हैं। ठीक है, यही कहता है कि लेजिस्लेचर ने लॉ पासेस किया, अगर कोई भी वायलेट होती है एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सच लॉ इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। किस बेसिस पे? इनकंसिस्टेंसी विथ फंडामेंटल राइट। टोटल लॉ को इलीगल नहीं ठहरा जाता, ओनली वही क्लॉज, वही सेक्शन को इलीगल ठहरा जाता है। ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स केसेस में, जैसे कि एक एग्जांपल है, मिनर्वा मिल्स केसेस 1980 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 एंड 5 को इनवैलिड करार दिया गया आर्टिकल 368 का। ठीक है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या है? ये इसका मतलब ये है, अगर कोई इंसान जानबूझकर अपने होशो हवास उसके फुल ऑफ नॉलेज कि उसको होश हवास में वो कुछ भी राइट्स हो, अगर उसके पास जितने सारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर कोई भी राइट्स है एक पर्सन का, अगर वो होश हवास में वो खुद वेव करता है, आई मीन वॉलंटरी रिलिंक्विश करती है, वो करता है, तो ही उसको डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहा जाएगा। ये जो राइट है, ये राइट वेव करने के बाद उस पर्सन के पास कोई भी वो उसके अगर कोई भी राइट वो राइट अगर वायलेट होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। यो इंडिया में क्या होती है, ए पर्सन कैन वेव राइट्स कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूटरी राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन इंडिया में क्या कर सकता है, जो राइट अराइजिंग आउट ऑफ कंट्रैक्ट में अराइज होकर जो राइट होती है, वो राइट वेव कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, राइट्स जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटेड है, गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट्स वेव नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्राइन क्या है जानते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट इसको टेकन अवे नहीं कर सकता। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमेशा रहने वाला है। तो थ्रू वेरियस जुडिशियरी verdicts
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया है, जैसे कि हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सेक्युलर कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, सोवेरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ये सब चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसको कोई कुछ भी करके पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। फिर चलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये जो इनोवेशन है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट अमेरिका से आया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इट्स एलियर जजमेंट, जो भी जजमेंट किया है उसको ओवर रूल कर सकता है। अब चलते हैं आर्टिकल 14 में, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो डिनाई करे एक पर्सन की, लॉ के बेसिस पर एक पर्सन को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सब पर्सन को इक्वल मान्यता दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगी, इक्वल सब समान है लॉ के बेसिस पे, और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी आइन के हिसाब से। तो हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 14 ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो कॉन्सेप्ट को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये लॉ एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ से लाया गया है, जो कि गिवन बाय एवी डिसाई, ठीक है। ये लॉ 3 एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अगर वो लॉ को ब्रीच करता है, अदरवाइज इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा। तो सेकेंड क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो पॉइंट है, दैट इज सब्जेक्टिंग ऑल सिटीजन टू द लॉ इक्वली। आइन के हिसाब से हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सब्जेक्ट किया जाएगा, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से उसके जो थर्ड एलिमेंट है वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के राइट्स जितने सारे हैं, इंडिविजुअल के राइट्स के कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंस होने से पहले इंडिविजुअल्स पर्सन मतलब इंसान अपने अपने राइट्स एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। हमारे इंडिया में फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट अप्लाई होती है, थर्ड एलिमेंट अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब, इसका क्या वजह हो सकती है? इसका कारण ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में ये माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। हमारे इंडिविजुअल राइट की सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है और आने की चांसेस भी है, तो आप ध्यान से इसे याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेट करता है कि हमारे रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ को एक बेसिक स्ट्रक्चर की मान्यता दिया गया है। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, इसका कंसेप्ट जानते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सेम चीज़ें जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को समझाया, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, मेंशन है। तो सिर्फ यही है, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन, ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया गया है। इसका जो ओरिएंटेशन है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्टेट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन्स। स्टेट के पास कोई भी राइट्स नहीं है, स्टेट इज रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है स्टेट को कि वो दो सिटीजन्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता आइन के हिसाब से। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब चलते हैं इक्वालिटी प्रोटेक्शन लॉ के लॉ को कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट स्टेट शुड एंश्योर दैट एवरी सिटीजन्स गेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस। कोई भी इंसान जस्टिस से डिप्राइव ना हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ से,
एंड बिकॉज ऑफ कोई भी डिप्राइव ना हो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और एनी अदर रीजन्स, ठीक है। इट मीन्स दैट देर विल बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांस इक्वल हो, इक्वल सर्कमस्टांसेस से दो इंसान आए हैं तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो दोषी है उसको दोषी करार दिया जाएगा, जो मासूम है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इक्वल सर्कमस्टांसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज। द लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ आया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इट implies that people who are in similar circumstances will be treated similarly। इसका मतलब पॉजिटिव कंसेप्ट इसलिए है, सेम सर्कमस्टांसेस से अगर दो इंसान आए हैं तो इनको सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर डिफरेंट है तो फिर उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसलिए इनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोला जाता है। इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? आर्टिकल 14 का एप्लीकेबिलिटी ये है, ये जो आर्टिकल है इसको इंडियन सिटीजन्स ये एंजॉय कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स, फॉरेनर्स और इवन लीगल एंटिटीज लाइक कंपनी, ये सब इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको राइट दिया गया है। एक्सेप्शंस क्या है इसका? पहला एक्सेप्शन ये है, आर्टिकल 31C अगर आ जाता है, ये एक पॉइंट देखिए, वेयर आर्टिकल 31C कम्स आर्टिकल 14 गोज आउट। 31 ये याद रख सकते हैं आप, 31C अगर आता है कहीं पे तो आर्टिकल 14 वहाँ पे वैलिड नहीं होगी, वायोलेटिव हो जाती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। सेकंड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट की जो गवर्नर है वो एंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोजिक्यूशन, उनके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है, आर्टिकल 361A के अंडर कोई भी इंसान अगर मीडिया में कोई ट्रू खबर पब्लिश करता है, ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है, MPs एंड MLAs एंजॉय प्रिविलेजेस इन द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 105 में MPs एंड आर्टिकल 194 में MLAs वो दोनों प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं लेजिस्लेचर के। देन नेक्स्ट हो गया फॉरेन सोवरेन्स, जैसे कि रूलर्स, फॉरेन रूलर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, वो इम्यूनिटी, वो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स से एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। एंड लास्ट जो एक्सेप्शन है वो UNO एंड इट्स एजेंसीज, UNO और उसके जितने सारे एजेंसीज है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं। ये हो गया खत्म हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगी, उसके लिए स्टे ट्यून। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए आप लोग देखते हैं ज़रूर, लेकिन कोई लाइक नहीं करता, तो एक लाइक बटन दबाने में क्या जाता है यार, दे दीजिए थोड़ा, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, आगे नया नया वीडियो बनाने की इच्छा भी बहुत होगी। तो सब कुछ आपके लिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिए। अगर आपको और कुछ चीज़ें चाहिए और कुछ मेरी तरफ से गलत हुआ है या फिर आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।